हेलो नमस्कार प्यारे कृषि अभ्यर्थियों। मैं देवाराम सारण आप सबका एक बार फिर से सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है एवं अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में वो पूरी तरह से व्यस्त होंगे। तो डियर्स, अपन बात कर रहे थे वेदर एंड क्लाइमेट की और अपन उसमें वेदर एंड क्लाइमेट में वेदर और क्लाइमेट की नॉर्मल अपन ने जानकारी ले ली थी कि मेट्रोलॉजी क्या होता है, क्लाइमेटोलॉजी क्या होता है, वेदर क्या होता है, क्लाइमेट क्या होता है, उन सब के बारे में वो अपन पिछली क्लास में पढ़ लिया। उसके बाद में अपन ने वो एटमॉस्फेयर की बात कर रहे थे और अपन अपन ने बात की थी डियर्स की तापमान के अंतर के आधार पर है वो अपन तापमान परिवर्तन के आधार पर एटमॉस्फेयर को अपन ने चार भागों में वो बांटा था। उसके बारे में वो अपन ने वो समझने का वाला एक मैंने आपको डायग्राम से वो समझा दिया। आज उसके बारे में थोड़ा बहुत अपन लिख लेते हैं, उसके बाद में अपन ने वो शुरू करते हैं। तो अपन बात कर रहे थे डियर्स तापमान मंडल का अपन वर्गीकरण पढ़ रहे थे। तापमान के आधार पर अपन ने वो, अगर मैं वायुमंडल की बात करूं तो चार अलग अलग मंडलों में वो अपन ने बांटा था। उसकी अपन है वो आज बात करेंगे और उसमें आज अपन फर्स्ट अपना मंडल है वो है डियर्स शोभ मंडल। कौन सा है? शोभ मंडल या ट्रोपोस्फेयर। अपन बात करने वाले हैं शोभ मंडल की। किसकी बात करेंगे डियर्स? फर्स्ट अपना है वो है शोभ मंडल। शोभ मंडल या जिसको अपन है वो ट्रोपोस्फेयर के नाम से जानते हैं, शोभ मंडल या ट्रोपोस्फेयर। फर्स्ट अपना मंडल है वो है डियर्स शोभ मंडल। शोभ मंडल या जिसको अपन ट्रोपोस्फेयर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं डियर्स? ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर या सौर मंडल की है वो डियर्स अपन बात करने वाले हैं। अपन ने वो पिछले क्लास में बात की थी कि सौर मंडल की अगर मैं बात करूं डियर्स तो सौर मंडल की ऊंचाई होती है वो कितनी होती है? तो सौर मंडल की ऊंचाई होती है वो अपन ने पढ़ा था 8 से 18 किलोमीटर होती है। अगर इसकी मैं ऊंचाई की बात करूं डियर्स, ऊंचाई कितनी होती है? तो इसकी ऊंचाई होती है वो होती है 8 से 18 किलोमीटर। ऊंचाई कितनी होती है? सौर मंडल की ऊंचाई होती है वो होती है 8 से 18 किलोमीटर। 8 से 18 किलोमीटर है वो सौर मंडल की ऊंचाई होती है। उसके बाद में अपन बात करें घनत्व की। किसकी बात करें डियर्स? अगर सौर मंडल में घनत्व की बात करें तो सौर मंडल में है वो कुल वायुमंडल का लगभग 85% घनत्व है वो आ जाता है। कितना आता है डियर्स? 85% घनत्व। कुल वायुमंडल का जितना भी घनत्व है उसका 85% है वो किसके अंदर आता है? सौर मंडल के अंदर है वो आता है। उसके बाद में अपन बात करें डियर्स तापमान की। किसकी बात करें? अगर अगर मैं तापमान की बात करूं तो तापमान अपन ने बात की थी कि सौर मंडल में ऊंचाई के साथ में तापमान में क्या आती है डियर्स? कमी आती है। क्या है? तापमान की अगर अपन बात करें तो सौर मंडल के अंदर है वो ऊंचाई के साथ में तापमान है वो क्या होता है? घटता है। ये अपन ने बात की थी, ऊंचाई के साथ में तापमान में कमी आती है। ऊंचाई के साथ तापमान में क्या आती है डियर्स? ऊंचाई के साथ तापमान में वो कमी आती है। तापमान में कमी आती है, ये अपन ने वो बात कर रहे थे। उसके बाद में मैं बात करूं डियर्स के और सौर मंडल में क्या विशेष है, तो सौर मंडल के अंदर जितने भी मौसम संबंधित दैनिक गतिविधियां है जैसे बिजली कड़कना, बारिश आना, ये सभी मौसम संबंधित जितने भी अपने गतिविधियां वो कौन से मंडल में संपन्न होती है? तो अपने सौर मंडल में वो संपन्न होती है। मौसम संबंधित जितने भी दैनिक गतिविधियां हैं, मौसम संबंधित मौसम संबंधित दैनिक गतिविधियां हैं, दैनिक गतिविधियां, मौसम संबंधी जो भी अपनी दैनिक गतिविधियां है वो कौन से मंडल में है वो होती है? तो ये अपने सौर मंडल में है। मौसम संबंधी दैनिक गतिविधियां होती है जैसे बिजली कड़कना, बिजली है वो कड़कती है, बिजली का कड़कना, वो बादलों का गरजन वगैरह, बारिश वगैरह होती है, वो मौसम से रिलेटेड जो भी ओला हो गया, आंधी हो गई, ये सभी अपने वो किस में चलती है? तो ये अपने वो सौर मंडल में चलती है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं डियर्स तो सौर मंडल और सम उसके बाद में अपन बात कर रहे थे सौर मंडल और समताप मंडल। किसकी बात कर रहे थे? ट्रोपोस्फेयर और अपने समताप मंडल की है वो बात कर रहे थे, स्टेप्टोस्फेयर की बात कर रहे थे। तो सौर मंडल और समताप मंडल को अलग करने वाली एक बीच की परत है, उसको अपन क्या बोलते हैं डियर्स? ट्रोपोपोज के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? ट्रोपोस्फेयर की ऊपरी परत को अपन किसके नाम से जानते हैं? ट्रोपोपोज के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं डियर्स? तो आप नोट में वो ट्रोपोपोज लिख सकते हो, ट्रोपोपोज। कि ट्रोपोपोज क्या होता है? तो ट्रोपोपोज होता है वो सौर मंडल और इसके ऊपर पाया जाने वाला मंडल है समताप मंडल है, इनको है वो अलग करने का कार्य करता है। क्या? सौर मंडल तथा समताप मंडल को है वो मध्य की परत होती है, उनको अलग करने का कार्य करता है। उसको अपन क्या बोलते हैं? ट्रोपोपोज बोलते हैं। जो ट्रोपोस्फेयर के ऊपरी परत होती है उसको अपन ट्रोपोपोज के नाम से जानते हैं। ट्रोपोपोज की मैं बात कर रहा हूँ डियर्स, ट्रोपोपोज क्या होता है? सौर मंडल और समताप मंडल को अलग करने वाली परत होती है। सौर मंडल तथा
समताप मंडल के मध्य पाई जाती है। समताप मंडल के वो डियर्स मध्य पाई जाती है, समताप मंडल के बीच में पाई जाती है, बीच में वो पाई जाती है। ट्रोपोपॉज की बात करें, ट्रोपोपॉज होता है वो शोभ मंडल और समताप मंडल के बीच में वो पाई जाती है। और ट्रोपोपॉज की बात करें डियर्स, तो ट्रोपोपॉज में वो तापमान होता है, स्थिर होता है, न घटता है और न बढ़ता है। तो क्या होता है ट्रोपोपॉज की अगर बात करें, ट्रोपोपॉज के अंदर तापमान होता है वो क्या होता है, समान होता है, तापमान के अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, ये अपन को ध्यान रखना है। और अपन को ध्यान रखना है कि ट्रोपोपॉज में तापमान परिवर्तन नहीं होता है, तो ट्रोपोपॉज में तापमान परिवर्तन नहीं होता है, तापमान परिवर्तन नहीं होता है। ये अपन को एवोडियस ध्यान रखना है कि ट्रोपोपॉज के अंदर तापमान परिवर्तन नहीं होता है। तो ये हो गया अपना एक मंडल सौर मंडल। सौर मंडल में क्या होता है, ऊंचाई की बात करें डियर्स, तो सौर मंडल की ऊंचाई होती है वो 8 से 18 किलोमीटर होती है। उसके बाद में अपन बात करें घनत्व की, तो सौर मंडल के अंदर है लगभग 85% घनत्व पाया जाता है। और ऊंचाई के साथ में अगर अपन तापमान की बात करें, तो सौर मंडल के अंदर ऊंचाई के साथ में तापमान में क्या आती है डियर्स, कमी आती है। उसके बाद में अपन बात करें तो इसके अंदर है वो दैनिक मौसम संबंधित जो भी अपनी गतिविधियां हैं वो सभी है मौसम संबंधित, मौसम से रिलेटेड, जैसे बारिश हो गया, ओला पड़ना हो गया, आंधिया वगैरह जो भी है अपने बादल वगैरह कड़कते हैं, ये सभी गरजते हैं, ये सभी किस में होता है, सौर मंडल में होता है। उसके बाद में बात करें डियर्स ट्रोपोपॉज की, तो ट्रोपोपॉज क्या होता है, ट्रोपोपॉज होता है वो सौर मंडल और समताप मंडल के मध्य की परत होती है। और इसमें क्या होता है, तापमान होता है वो परिवर्तन नहीं होता, तापमान है वो स्थिर रहता है। तो ये हो गया अपना सौर मंडल। उसके बाद में अगर अपन बात करें डियर्स, तो अगला आता है अपना स्ट्रेटोस्फीयर, यहाँ पर जिसको अपन क्या बोलते हैं डियर्स, समताप मंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपना अगला मंडल है वो कौन सा है, समताप मंडल। अब अपन बात करते हैं सेकंड मंडल की, सेकंड जोन की बात करें तो समताप मंडल। समताप मंडल, अगर मैं समताप मंडल की बात करूं तो इसको अपन है वो स्ट्रेटोस्फीयर के नाम से जानते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर के नाम से वो डियर्स जानते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर। और अपन बात करें समताप मंडल की, तो अब अपन बात करेंगे समताप मंडल की ऊंचाई की। किसकी बात करेंगे डियर्स, समताप मंडल की ऊंचाई की बात करें अगर, कि समताप मंडल की ऊंचाई है वो कितनी पाई जाती है, तो अपन ने देखा सौर मंडल होता है वो 8 से 18 किलोमीटर होता है, और समताप मंडल होता है वो 18 से 50 किलोमीटर होता है। ये अपन ने पिछली क्लास के अंदर है वो इसकी जानकारी ली थी। ऊंचाई की बात करूं डियर्स, तो ऊंचाई होती है 18 से 50 किलोमीटर। ये अपन को है वो ध्यान रखना है कि समताप मंडल या जिसको अपन स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर या समताप मंडल की ऊंचाई होती है वो कितनी होती है, 18 से 50 किलोमीटर होती है। उसके बाद में अपन बात करें घनत्व की, किसकी बात करें डियर्स, घनत्व की मैं बात करूं तो लगभग 15% घनत्व है वो पाया जाता है। कितना पाया जाता है, लगभग 15% घनत्व है वो कौन से मंडल में पाया जाता है, स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। यहाँ पर आपको एक नोट बना के लिखना है कि वायुमंडल की ऊंचाई का लगभग 40%, 40 किलोमीटर अपन जब वायुमंडल की ऊंचाई में जाते हैं तो उसके अंदर लगभग वायु का है वो कुल 90% घनत्व है वो आ जाता है। ये अपन को है वो लिखना, वायुमंडल की 40 किलोमीटर ऊंचाई में, वायुमंडल की 40 किलोमीटर ऊंचाई, कितनी ऊंचाई डियर्स, 40 किलोमीटर ऊंचाई की अगर अपन बात करें तो 40 किलोमीटर ऊंचाई में लगभग है वो लगभग 99% घन वायु घनत्व आ जाता है, लगभग में 99% वायु घनत्व है वो आ जाता है, वायु घनत्व आ जाता है। ये अपन को है वो ध्यान रखना है। जब अपन वायुमंडल में नीचे से यहाँ से अगर अपन 40 किलोमीटर 40 किलोमीटर ऊपर तक जाते हैं तो उस 40 किलोमीटर के अंदर अपने वायु घनत्व है वो क्या हो जाता है, लगभग 90% वायु घनत्व उसके अंदर शामिल हो जाता है। तो ये अपन को डियर्स ध्यान रखना है। जैसे जैसे अपन ऊपर जाते हैं तो वायु घनत्व क्या होता है, वायु घनत्व और वायु दाब में क्या आती है डियर्स, कमी आती है। ये अपन को है वो ऊंचाई के साथ में वायु घनत्व और वायु दाब के अंदर क्या आती है, कमी आती है, ये अपन को ध्यान रखना है। तो अपन समताप मंडल की बात कर रहे थे, इसमें ऊंचाई 18 से 50 किलोमीटर हो गई, घनत्व लगभग 50%, 15% या 15% हो गया। उसके बाद में अगर वायुमंडल की ऊंचाई की बात करें 40 किलोमीटर की ऊंचाई में लगभग वायु का है वो 99% घनत्व है वो आ जाता है। उसके बाद में अपन बात करें डियर्स, तो अब बात करेंगे तापमान की, कि तापमान है वो ऊंचाई के साथ में घटता है या बढ़ता है। अगर मैं तापमान की बात करूं डियर्स, टेम्परेचर की अगर अपन बात करें तो ऊंचाई के साथ में तापमान क्या होता है, पहले घटता है फिर है वो बढ़ता है। यानी कि सौर मंडल के अंदर अपन ने देखा तापमान कम हो रहा था, तो समताप मंडल में तापमान है वो बढ़ रहा है। ऊंचाई के साथ में तापमान में क्या आती है डियर्स, वृद्धि होती है, ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है।
ऊंचाई के साथ तापमान क्या होता है, बढ़ता है, तापमान बढ़ता है। ये अपन को है वो ध्यान रखना है कि समताप मंडल में ऊंचाई के साथ में तापमान में क्या होती है, डियर्स, वृद्धि होती है। उसके अंदर अलावा अपन बात करें डियर्स, तो समताप मंडल या अपना स्ट्रेटोस्फीयर है, इसके अंदर ओजोन परत पाई जाती है। क्या पाई जाती है, ओजोन परत पाई जाती है, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी हानिकारक किरणें हैं, इनको पृथ्वी पर आने से रोकती है। इसलिए इसको समताप मंडल को अपन है वो ओजोन मंडल के नाम से भी जानते हैं। यह भी है वो अपन को ध्यान रखना है कि समताप मंडल के अंदर, स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर समताप मंडल की बात करें तो समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। क्या समताप मंडल में ओजोन परत है वो पाई जाती है, ये अपन को ध्यान रखना है, ओजोन परत पाई जाती है। और ओजोन परत की बात करें तो ओजोन परत का कार्य क्या होता है, ये क्या करती है, सूर्य से आने वाली जितनी भी अल्ट्रा वायलेट या पैराबैंगनी हानिकारक किरणें होती है, उनको है वो सूर्य से आने में रोकती है। तो पृथ्वी समताप मंडल में वो ओजोन परत पाई जाती है, जो क्या करती है, सूर्य से आने वाली पैराबैंगनी हानिकारक किरणों को है वो पृथ्वी पर आने से रोकती है। जो सूर्य से आने वाली पैराबैंगनी हानिकारक किरणें होती है, उनको पृथ्वी पर आने से रोकती है। पैराबैंगनी हानिकारक किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। यह अपन को है वो डियर्स ध्यान रखना है, पृथ्वी पर आने से रोकती है। कोई पूछ ले कि क्वेश्चन आ सकता है ओजोन परत है वो कौन से मंडल में पाई जाती है, तो अपन को ध्यान रखना है डियर्स, ओजोन परत है वो समताप मंडल में पाई जाती है। और ओजोन परत के अगर कार्य की बात करें तो ओजोन परत होती है वो क्या करती है, सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणें होती है, अपने जो कैंसर वगैरह करने का कार्य करती है, उनको पृथ्वी पर आने से रोकती है। इसलिए इसको है वो समताप मंडल को है अपन किसके नाम से जानते हैं, समताप मंडल को है वो अपन ओजोन मंडल के नाम से भी जानते हैं। इसको अपन है वो ओजोन मंडल के नाम से भी जानते हैं, ओजोन मंडल, ओजोन मंडल के नाम से जानते हैं। ये अपन को है वो डियर्स ध्यान रखना, ओजोन मंडल के नाम से जानते हैं। और मैं बात करूं डियर्स और इसमें क्या क्या हो सकता है, तो और अपने वायुयान वगैरह है वो कौन से परत में उड़ते हैं, तो ये अपने समताप मंडल में उड़ते हैं। ये अपन को ये भी है ध्यान रखना कि समताप मंडल में वो वायुयान वगैरह है वो उड़ते हैं। क्या है, वायुयान समताप मंडल में उड़ते हैं। क्वेश्चन आ जाए कि वायुयान है वो निम्न में से कौन से मंडल में उड़ते हैं, तो डियर्स ध्यान रखना अपन को वायुयान समताप मंडल में उड़ते हैं। अपने चील गाड़ियां वगैरह होती है ये समताप मंडल में वो उड़ती है। ये भी है वो डियर्स ध्यान रखना है। और अपन बात करें डियर्स समताप मंडल में उड़ती है, और मैं बात करूं कि समताप मंडल में और क्या होता है, तो समताप मंडल के ऊपरी परत होती है, इसको अपन है वो स्ट्रेटोपोज के नाम से जानते हैं। सौर मंडल की अपन ट्रोपोस्फीयर की बात की थी, ट्रोपोस्फीयर के ऊपरी परत को अपन ट्रोपोपोज के नाम से जानते थे। वैसे ही स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपरी परत को अपन है वो स्ट्रेटोपोज के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, स्ट्रेटोपोज के नाम से जानते हैं, जो सौर मंडल और मध्य सॉरी समताप मंडल और मध्य मंडल को है वो अलग करने का कार्य करती है। तो ये हो गया अपने। अब अपन बात करेंगे स्ट्रेप्टोपोज की। किसकी बात करेंगे डियर्स, स्ट्रेप्टोपोज की, स्ट्रेप्टोपोज, स्ट्रेप्टोपोज, स्ट्रेप्टोपोज की बात करें तो स्ट्रेप्टोस्फीयर और अगला अपना मीजोस्फीयर है, मीजोस्फीयर के बीच की परत है। क्या है, स्ट्रेप्टोस्फीयर और मीजोस्फीयर के मध्य की परत है, इसको अपन किसके नाम से जानते हैं डियर्स, स्ट्रेप्टोस्फीयर के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे समताप मंडल हो, ये तो शायद पेन दिखेगा नहीं आपको, इसमें ही लिख लेते हैं समताप मंडल, समताप मंडल व मध्य मंडल के बीच की परत, मध्य मंडल के बीच की परत, मध्य मंडल के बीच की परत को अपन किसके नाम से जानते हैं डियर, डियर स्ट्रेप्टोपोज के नाम से वो जानते हैं। तो ये हो गया अपना स्ट्रेप्टोस्फीयर या फिर समताप मंडल। समताप मंडल में अपन को किन किन बातों का ध्यान रखना है, तो समताप मंडल के अगर मैं हाइट की बात करूं, ऊंचाई की बात करें डियर्स अपन, तो ऊंचाई होती है वो 18 से 50 किलोमीटर होती है। कितनी होती है डियर्स, समताप मंडल की ऊंचाई होती है वो 18 से 50 किलोमीटर होती है। और अगर अपन घनत्व की बात करें तो लगभग 50% घनत्व आ जाता है।
और वायुमंडल के 40% ऊंचाई की अपन बात करें, 40 किलोमीटर ऊंचाई की अपन बात करें, तो इसके अंदर वायु घनत्व है लगभग 99% है वो आ जाता है। और अपन बात करें तो इस मंडल में वो ओजोन परत पाई जाती है, जो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को है वो रोकने का कार्य करती है। और अपन बात करें डियर्स तो इसमें क्या होता है कि इसके अंदर है वो वायुयान वगैरह उड़ती है, और इसकी समताप मंडल की ऊपरी परत यानी कि समताप मंडल और मध्य मंडल के बीच की परत को अपन स्ट्रेप्टोपोज के नाम से वो डियर्स जानते हैं। तो इनको है वो आप नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 100 मंडल का भी है वो डियर्स आप स्क्रीनशॉट या नोट डाउन कर लीजिए। स्क्रीनशॉट लेके ऐसे ही वो आप लिख लेना, यहाँ से क्वेश्चन है वो सट्टे उठेगा। उसके बाद में अपन बात करते हैं तो तीसरा अपना मंडल आता है वो डियर्स आता है अपना मीजोस्फीयर या मध्य मंडल। कौन सा आता है? मीजोस्फीयर या मध्य मंडल। तीसरा अपना आता है मीजोस्फीयर, जिसको अपन मध्य मंडल के नाम से जानते हैं, मध्य मंडल, या जिसको अपन मीजोस्फीयर बोलते हैं, मीजोस्फीयर। मीजोस्फीयर या मध्य मंडल की बात करें डियर्स तो इसकी ऊंचाई होती है वो कितनी होती है, 50 से 80 किलोमीटर होती है, यानी कि 50 से 80 किलोमीटर होती है। कितनी होती है ऊंचाई की बात करें तो अपने 50 से 80 किलोमीटर होती है। और ऊंचाई के साथ में तापमान में बात करें तो ऊंचाई के साथ में तापमान होता है वो घटता है, और ये सबसे ठंडा जोन होता है, इसलिए इसको अपन है वो कोल्ड जोन के नाम से भी जानते हैं। इसके अंदर है वो रासायनिक अभिक्रिया होती है, इसलिए इसको अपन है वो कीमोस्फीयर के नाम से जानते हैं। ये अपन को है वो ध्यान रखना है। उसके बाद में अपन बात करें तो अपने मध्य मंडल और ताप मंडल के बीच में वो एक आयन मंडल पाया जाता है, जिसको अपन आयनोस्फीयर के नाम से जानते हैं। और उस आयनोस्फीयर के अंदर है वो अपने रिमोट सेंसिंग तथा रेडियो कम्युनिकेशन यंत्र है वो पाए जाते हैं। ये अपन को डियर्स ध्यान रखना है। अब अपन बात करते हैं इसकी मध्य मंडल की बात करें, और मध्य मंडल में अपन बात करते हैं सबसे पहले ऊंचाई की। ऊंचाई कि मध्य मंडल की हाइट है वो कितनी पाई जाती है, तो ऊंचाई होती है वो 50 से 80 किलोमीटर पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? मध्य मंडल की ऊंचाई होती है वो डियर्स कितनी होती है, 50 से 80 किलोमीटर होती है। उसके बाद में अपन तापमान की बात करें तो ऊंचाई के साथ में तापमान क्या होता है, कम होता है। तापमान की बात करें डियर्स, तापमान ऊंचाई के साथ में क्या होता है, कम होता है। ऊंचाई के साथ तापमान में क्या आती है, तापमान में वो कमी आती है, ये अपन को ध्यान रखना है। उसके अलावा अपन बात करें तो मध्य मंडल होता है वो सबसे ठंडा मंडल होता है। क्या होता है? सबसे ठंडा मंडल है, सबसे ठंडा मंडल होता है। इसलिए इसको अपन किसके नाम से जानते हैं डियर्स, तो कोल्ड जोन के नाम से जानते हैं, कोल्ड जोन। सब मध्य मंडल होता है, मीजोस्फीयर होता है, ये डियर्स होता है सबसे ठंडा होता है, इसलिए इसको अपन कोल्ड जोन के नाम से जानते हैं। और इसके अंदर क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है। क्या होती है? इसमें वो रासायनिक अभिक्रिया होती है, इसलिए इसको अपन है वो कीमोस्फीयर के नाम से जानते हैं, कीमोस्फीयर के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होती है डियर्स, इसमें रासायनिक अभिक्रिया होती है, केमिकल रिएक्शंस होती है। इसमें रासायनिक अभिक्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया किसमें होती है डियर्स, तो अपने इस मंडल में ये मध्य मंडल होता है, इसमें रासायनिक अभिक्रिया होती है, इसलिए इसको अपन है वो केमियोस्फीयर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? केमियोस्फीयर, केमियोस्फीयर। अगर हाई लेवल का क्वेश्चन पूछते हैं तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि केमियोस्फीयर को अपन है वो किस मंडल को है वो केमियोस्फीयर के नाम से जानते हैं, तो अपन को बताना मीजोस्फीयर को केमियोस्फीयर के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है। वैसे ही अपन बात करें अब तो इसमें इसके बाद में अगला अपना ये मध्य मंडल होता है, मीजोस्फीयर की ऊपरी परत और ताप मंडल के निचली परत में वो क्या पाया जाता है, आयन मंडल पाया जाता है, जिसको अपन आयनोस्फीयर के नाम से जानते हैं। तो इसका आप है वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अपन बात करेंगे आयन मंडल की। किसकी बात करेंगे डियर्स? आयन मंडल, आयन मंडल, आयन मंडल या जिसको अपन क्या बोलते हैं, आयनोस्फीयर के नाम से जानते हैं, आयनोस्फीयर, आयनोस्फीयर। आयन मंडल या आयनोस्फीयर की मैं बात करूं डियर्स की, आयन मंडल या आयनोस्फीयर क्या होता है, तो अपना ये मध्य मंडल होता है, मध्य मंडल के ऊपर तथा ताप मंडल होता है, ताप मंडल के बीच में वो एक मंडल पाया जाता है, जिसको अपन आयनोस्फीयर के नाम से जानते हैं। आयनोस्फीयर कहाँ पाया जाता है, इसकी अगर अपन लोकेशन देखें तो ये कहाँ पाया जाता है, ताप मध्य मंडल के ऊपर, मध्य मंडल के ऊपर, मध्य मंडल के तो ऊपर पाया जाता है, तथा अपना ताप मंडल होता है, ताप मंडल के क्या पाया जाता है, नीचे पाया जाता है, ताप मंडल के नीचे पाया जाता है, नीचे पाया जाता है। यह अपन को वो डियर्स ध्यान रखना है।
उसके अलावा अपन बात करें मध्य मंडल में तो इस सॉरी आयन मंडल में, तो आयन मंडल में क्या होता है, आयन मंडल में अपने वो रिमोट सेंसिंग और रेडियो कम्युनिकेशन यंत्र पाए जाते हैं। क्या होता है इसमें, वो रिमोट सेंसिंग वो रेडियो कम्युनिकेशन यंत्र है वो पाए जाते हैं आयन मंडल में। अपने जितने भी सैटेलाइट वगैरह है, अपन यहाँ से उपग्रह वगैरह जो लॉन्च करते हैं सैटेलाइट, ये है वो इसमें पाए जाते हैं। इसमें रेडियो कम्युनिकेशन, रेडियो कम्युनिकेशन, रेडियो कम्युनिकेशन व रिमोट सेंसिंग, रिमोट सेंसिंग यंत्र पाए जाते हैं। अगर अपन बात करें रेडियो कम्युनिकेशन और रिमोट सेंसिंग की, तो जो भी अपने टेलीविजन वगैरह रेडियो वगैरह चलते हैं, तो वहाँ सैटेलाइट है वो अपने कौन से मंडल में पाई जाती है डियर्स, आयनोस्फीयर के अंदर है वो सैटेलाइट वगैरह पाए जाते हैं, और वहां से वो कनेक्ट हो गए अपन को यहाँ पर जानकारी देते हैं। अपन बात करें रेडियो कम्युनिकेशन की, तो इसमें टेलीविजन वगैरह हो गया। और रिमोट सेंसिंग की बात करें कि रिमोट सेंसिंग क्या होता है, तो किसी भी वस्तु को बिना छुए उसकी है वो संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना, कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, कोई भी वस्तु है उस वस्तु को बिना उसके टच किए वस्तु के, उससे वो संपूर्ण जानकारी या कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्राप्त करना डियर क्या कहलाता है, रिमोट सेंसिंग है वो कहलाता है। ये अपन को है ध्यान रखना है। उसके बाद में अगला अपना मंडल आता है, चौथा मंडल आता है, वो आता है थर्मोस्फीयर या ताप मंडल। कौन सा आता है अपना, थर्मोस्फीयर या ताप मंडल। अब अपन बात करते हैं 4 नंबर थर्मोस्फीयर या ताप मंडल की। 4 नंबर है अपना थर्मोस्फीयर, थर्मोस्फीयर जिसको अपन है वो ताप मंडल के नाम से जानते हैं, ताप मंडल। ताप मंडल की बात करें तो इसकी ऊंचाई होती है वो 80 किलोमीटर से अधिक होती है। क्या होती है ऊंचाई की अपन बात करें डियर्स, तो ऊंचाई होती है वो 80 किलोमीटर से अधिक होती है, 80 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई होती है वो 80 किलोमीटर 80 किलोमीटर से अधिक होती है। और इसमें तापमान की बात करें डियर्स, तो तापमान होता है वो ऊंचाई के साथ में क्या होता है, बढ़ता है। और तापमान होता है वो ऊंचाई के साथ में बढ़ता है, तापमान बढ़ता है। ये अपन को ध्यान रखना। तो ये हो गया अपने 4 मंडल। इसमें अपन ने सौर मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और ताप मंडल की है वो अपन ने बात कर ली। अब अपन बात करेंगे डियर्स मौसम के घटकों की। तो ये अपन को मंडल हो गए। इसके बारे में आप थर्मोस्फीयर में इतना ही लिख लेना कि ऊंचाई के साथ में तापमान है वो बढ़ता है और इसकी ऊंचाई होती है वो 80 किलोमीटर से अधिक होती है। अब अपन बात करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो शुरू करते हैं डियर्स। और इस अगला अपना टॉपिक है वो है कंपोनेंट्स ऑफ वेदर, या फिर अपने मौसम के घटक की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, वेदर के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी है वो अपन बात करेंगे। तो हेडिंग लगाइए आप नेक्स्ट मौसम के घटक, मौसम के घटक, मौसम के घटक। अब अपन बात करेंगे कि मौसम के है वो कौन कौन से घटक है वो पाए जाते हैं, एलिमेंट्स ऑफ वेदर। मौसम के कौन कौन से घटक है, मौसम के घटकों की बात करें डियर्स की, मौसम के कौन कौन से घटक होते हैं, तो इसमें अपन को है वो एक तो सौर विकिरण हो गई, सोलर रेडिएशन हो गया, सौर विकिरण। मौसम के घटकों की बात करें डियर्स, तो अपना एक तो हो गया सौर विकिरण, सौर विकिरण सबसे इंपॉर्टेंट घटक है मौसम का, वो है सौर विकिरण या सोलर रेडिएशन, सोलर रेडिएशन, सोलर रेडिएशन या सौर विकिरण। उसके बाद में अगर अपन बात करें तो टेम्परेचर, तापमान। कौन सा घटक है डियर्स, तापमान या टेम्परेचर, टेम्परेचर। और अपन बात करें डियर्स तो अपना अगला हो गया घनन, ये दाब हो गया, वायु दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दाब। तो अपने मौसम घटकों की बात करें तो इसमें अपने सोलर रेडिएशन, सौर विकिरण हो गया। उसके अलावा टेम्परेचर, तापमान हो गया। और अपन बात करें तो दाब हो गया। और अपन बात करें तो ह्यूमिडिटी हो गई, आर्द्रता हो गई, विंड हो गई, वायु हो गई। तो ये सभी अपने क्या है, एलिमेंट्स है अपने मौसम के, वेदर के एलिमेंट्स है। वायु हो गई, विंड, WIND। और अपन बात करें डियर्स तो अपना अगला घटक कौन सा है अपना, अलग ह्यूमिडिटी हो गया, आर्द्रता बोलते हैं जिसको, आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, आर्द्रता हो गया। और अपन बात करें डियर्स तो अपना वर्षण हो गया, वर्षा हो गया, प्रिसिपिटेशन बोलते हैं। और अपने बादल, क्लाउड्स।
तो ये अपने वो 6-7 है वो क्या है डियर्स, मौसम के घटक है। मौसम के घटकों की बात करें तो इसमें सौर विकिरण, सोलर रेडिएशन हो गया। और अपन बात करें तो टेम्परेचर, तापमान है, ये भी अपना है वो मौसम का घटक है। और अपन बात करें दाब, दाब या प्रेशर मौसम का घटक है। वायु, विंड, आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, वर्षा और अपना बादल है, ये क्या होते हैं डियर्स, मौसम के घटक होते हैं। अब अपन इन घटकों के बारे में वो एक एक बारे में वो इन्फॉर्मेशन लेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे, वो करेंगे सोलर रेडिएशन की। किसकी बात करेंगे डियर्स, सोलर रेडिएशन की वो अपन बात करेंगे। तो हेडिंग लगाइए सोलर रेडिएशन, सोलर रेडिएशन। सोलर रेडिएशन या जिसको अपन क्या कहते हैं, सौर विकिरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं डियर्स, सौर विकिरण है वो बोलते हैं। अगर पृथ्वी पर ऊर्जा के स्रोत की बात करें तो पृथ्वी पर ऊर्जा का स्रोत क्या है डियर्स, सूर्य है, वो एनर्जी सोर्स है सबसे पहले। और उसके अलावा अपन बात करते हैं सोलर विकिरण की। तो सोलर विकिरण में वो सोलर विकिरण कहाँ से आता है, सूर्य से आने वाली किरणें होती है, उसको अपन किसके नाम से जानते हैं, सोलर रेडिएशन के नाम से वो जानते हैं। सूर्य से वो पृथ्वी पर आने में किरणों को कितना समय लगता है, तो लगभग 8 मिनट और 20 सेकंड का समय लगता है, 500 सेकंड का समय लगता है। कितना लगता है डियर्स, 8 मिनट और 20 सेकंड, लगभग बोले तो 8 मिनट और 20 सेकंड का समय है वो सूर्य से पृथ्वी पर सोलर को है वो रेडिएशन को आने में समय लगता है। उसके अलावा अपन बात करें कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है, तो लगभग 150 मिलियन किलोमीटर है। कितनी है डियर्स, 150 मिलियन किलोमीटर है पृथ्वी से सूर्य की दूरी है। और 1 मिलियन की मैं बात करूं डियर्स, तो 1 मिलियन के अंदर है वो क्या कितना पाया जाता है, तो 1 मिलियन होता है 10 की घात 6। और 1 बिलियन की अपन बात करें डियर्स, तो अपना 1 बिलियन होता है वो कितना होता है, 10 की घात 9 होता है। तो सूरज की किरण पृथ्वी से दूरी है वो लगभग कितनी है, 150 मिलियन किलोमीटर है। कितनी है डियर्स, 150 किलोमीटर नहीं है, 150 मिलियन किलोमीटर है। ये अपन को ध्यान रखना है, 150 मिलियन किलोमीटर, 150 मिलियन किलोमीटर है वो पृथ्वी से सूर्य की है वो दूरी है। उसके अलावा अपन बात करें डियर, तो इसमें वो अपन बात करें तो विकिरण होता है, विकिरण का सबसे छोटा कण होता है, इसको अपन फोटोन या क्वांटा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, विकिरण का सबसे छोटा कण होता है, उसको अपन क्वांटा या फोटोन के नाम से जानते हैं। सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण होता है वो सफेद प्रकाश और लाल प्रकाश के अंदर होता है। सबसे सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण की बात करें तो कौन से प्रकाश में होता है, लाल प्रकाश में होता है। और सबसे कम प्रकाश संश्लेषण की बात करें डियर्स, तो अपना ग्रीन कलर होता है, हरा प्रकाश होता है। हरे प्रकाश के अंदर प्रकाश संश्लेषण होता है वो सबसे कम होता है। और सर्वाधिक प्रकाश के अवशोषण की बात करें तो काले रंग के अंदर सर्वाधिक प्रकाश का अवशोषण होता है। और सफेद रंग के अंदर प्रकाश का क्या होता है, सर्वाधिक परावर्तन होता है। और अपन बात करें कि आकाश है वो अपना नीला दिखाई देता है, या फिर सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय वो लालिमा दिखाई देती है, अपन को लाल रंग दिखाई देता है। वो किसके कारण दिखाई देता है, तो वो प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। किसके कारण, प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। या फिर अपन बात करें तो स्कैटरिंग के कारण है वो अपन को दिखाई देता है। और अपन बात करें डियर्स, तो अपने जो किरणें आती है, परावर्तन और किरणें आती है, उनके बीच का जो अंतर होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, सूर्य से आने वाली किरणें होती हैं। और आवर्तित किरणें तथा परावर्तित किरणों के बीच के अंतर को अपन किसके नाम से जानते हैं, एल्बिडो के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं डियर्स, एल्बिडो के नाम से वो जानते हैं अपन। आवर्तित किरण और परावर्तित किरण के अंतर होता है उसको अपन एल्बिडो के नाम से जानते हैं। सर्वाधिक एल्बिडो होता है वो अपना बर्फ का होता है, आइस का होता है, लगभग 93% होता है। और सबसे कम होता है वो ब्लैक कलर का चारकोल का होता है, लगभग 4% होता है। और अपन बात करें तो धान की फसल की मैं बात करूं डियर्स, तो धान की फसल का एल्बिडो होता है वो एल्बिडो लगभग 12% होता है। और अपन बात करें भू परिष्कृत भूमि का, तो लगभग 14 से 17% है वो अपना एल्बिडो होता है। और अपन बात करें सामान्य पृथ्वी का, तो लगभग 35 से 40% अपना सामान्य पृथ्वी का एल्बिडो होता है। और अपन बात करें डियर्स फसल क्षेत्र का, कि क्रॉप एरियाज है, क्रॉप एरियाज का एल्बिडो कितना होता है, तो क्रॉप एरियाज का एल्बिडो होता है लगभग 23 to 30% होता है, 23 से 30% होता है। और अपन बात करें तो उसके बाद में अपन है वो बात करेंगे पीएआर की, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन की बात करेंगे। तो 400 से 700 नैनोमीटर, कितना डियर्स, 400 से 700 नैनोमीटर है वो अपना पीएआर फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन होता है। वो प्रकाश संश्लेषण के लिए है वो उपयुक्त होता है। 0.4 से 0.7 माइक्रोन है वो बेस्ट होता है। और अपन बात करेंगे उसके अलावा अपन बसंतीकरण की बात करेंगे, तो बसंतीकरण क्या होता है, पुष्पन के ऊपर है वो तापमान का पड़ने वाला प्रभाव होता है। और अपन पुष्पन के ऊपर तापमान की अवधि की बात करें तो तापमान की अवधि का प्रभाव पड़ता है, उसको अपन है वो फोटो पीरियोडिज्म या दीप्तिकालिता के नाम से जानते हैं। तो ये अभी है वो अपन सभी
डियर्स है वो पढ़ने वाले अपने रेडिएशन, सोलर रेडिएशन के अंदर। तो अपन है इन सभी चीजों को है वो सोलर रेडिएशन के अंदर है वो लिख लेते हैं, समझते हुए एक बार दोबारा लिख लेते हैं। तो अपना आप मौसम के एलिमेंट्स है उसको लिख लेना, उसके बाद में हेडिंग डालना सोलर रेडिएशन या फिर अपना सौर विकिरण। ये अपने वेदर के एलिमेंट्स है। इन वेदर के एलिमेंट्स की बाद में वो अपन बात करेंगे, इसके फर्स्ट एलिमेंट्स की बात करेंगे सौर विकिरण या सोलर रेडिएशन की। तो इनकी है वो अपन बात करेंगे। तो सोलर रेडिएशन की मैं बात करूं तो विकिरण है वो कहाँ से आती है? सोलर रेडिएशन है वो अपने सूर्य से आती है। कहाँ से आती है? सूर्य से आती है। और सौर विकिरण को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? लगभग 8 मिनट और 20 सेकंड लगते हैं पृथ्वी पर पहुंचने में। ये अपने सौर विकिरण होती है डियर्स, सौर विकिरण। और सौर विकिरण को है वो कहाँ पहुंचती है? पृथ्वी पर पहुंचती है। सौर विकिरण कहाँ पहुंचती है? पृथ्वी पर पहुंचती है। तो इसमें समय कितना लगता है? अगर सौर विकिरण को पृथ्वी पर पहुंचने में समय की बात करें डियर्स तो लगभग 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। कितना लगता है? 8 मिनट व 20 सेकंड का है वो अपने को समय लगता है। बात करें तो लगभग 500 सेकंड लगते हैं। कितने लगते हैं डियर्स? अगर सेकंड में बात करें तो 500 सेकंड है वो सौर विकिरण को पृथ्वी पर पहुंचने में समय लगता है। कितना समय लगता है डियर्स? 500 सेकंड है वो लगता है। उसके बाद में अपन बात करें पृथ्वी से सूर्य की दूरी की। किसकी बात करें? पृथ्वी से सूर्य की दूरी। पृथ्वी है, इस पृथ्वी से अपना सूर्य है वो कितना दूर है? पृथ्वी से सूर्य की दूरी की बात करूं मैं अगर, तो पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है अपने? मात्र 150 मिलियन है। कितनी है? 150 मिलियन किलोमीटर। 150 मिलियन किलोमीटर है वो लेके अपने दूरी है। आप ऊपर हाशिए में है वो अपने कॉपी के ऊपर है वो लिख लेना कि 1 मिलियन कितना होता है। अगर अपन बात करें 1 मिलियन की, किसकी बात करें? 1 मिलियन की बात करें डियर्स तो 1 मिलियन होता है वो होता है अपने 10 की घात 6 होता है। कितना होता है? 10 की घात 6 होता है, 1 मिलियन होता है। और 1 बिलियन की बात करें, किसकी बात करें? 1 बिलियन की, तो अपना 1 बिलियन होता है वो होता है 10 की घात 9। ये अपन को है वो डियर्स ध्यान रखना है। तो पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी होती है? 150 मिलियन होती है। यानी कि अपन इसको है वो 1.5 इंटू 10 की घात 8 किलोमीटर है वो लिख सकते हैं। कितनी है दूरी? 1.5 इंटू 10 की घात 8 किलोमीटर है वो अपने पृथ्वी से सूर्य की दूरी है। उसके अलावा अपन बात करें डियर्स तो सूर्य से आने वाली विकिरण होती है, इनका सबसे छोटा कण है वो किसके नाम से जाना जाता है? तो वो कण है वो फोटोन या क्वांटा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? विकिरण का सबसे छोटा कण, विकिरण का विकिरण का सबसे छोटा कण, विकिरण के सबसे छोटे कण की बात करें तो विकिरण का सबसे छोटा कण किसके नाम से जाना जाता है? फोटोन या क्वांटा के नाम से जाना जाता है। फोटोन या जिसको अपन क्वांटा बोलते हैं, क्या बोलते हैं डियर्स? क्वांटा। फोटोन या क्वांटा के नाम से वो विकिरण के सबसे छोटे कण होते हैं, उसको अपन फोटोन या क्वांटा के नाम से वो जानते हैं। अब अपन बात करते हैं कि सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण है वो कौन से प्रकाश में होता है? सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण, अगर मैं बात करूं सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण की, फोटोसिंथेसिस की बात करूं, सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण होता है वो कौन से प्रकाश में होता है? तो अपना सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण होता है डियर्स वो लाल रंग में होता है। कौन से रंग में होता है? लाल रंग में वो सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण होता है। लाल रंग का प्रकाश है अगर पौधे को प्राप्त होता है तो लाल रंग के प्रकाश में वो सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण होता है। और अपन सबसे कम प्रकाश संश्लेषण की बात करें डियर्स, कौन से की बात करें? सबसे कम प्रकाश संश्लेषण, तो अपना सबसे कम प्रकाश संश्लेषण होता है वो हरे रंग में, हरे रंग के प्रकाश में होता है। हरे रंग का प्रकाश, हरे रंग का प्रकाश होता है। हरे रंग के प्रकाश में वो सबसे कम प्रकाश संश्लेषण पाया जाता है। उसके अलावा अपन बात करें सर्वाधिक अवशोषण या फिर सर्वाधिक अवशोषण की बात करें डियर्स तो सर्वाधिक अवशोषण है वो लाल रंग करता है। कौन सा करता है? काला, ब्लैक रंग, सॉरी, काला रंग। सर्वाधिक अवशोषण करता है वो काला रंग है वो अपना सर्वाधिक अवशोषण है वो करता है। उसके अलावा बात करें सर्वाधिक परावर्तन की, किसकी बात करें डियर्स? सर्वाधिक परावर्तन। अगर मैं सर्वाधिक परावर्तन की बात करूं डियर्स, परावर्तन, तो सर्वाधिक परावर्तन है वो अपने कौन सा प्रकाश करता है? सफेद प्रकाश करता है। सफेद रंग का प्रकाश है, ये सफेद रंग का प्रकाश है सर्वाधिक परावर्तन करता है। यानी कि अगर अपन घर वगैरह, छत वगैरह, बिल्डिंग्स की अगर अपन छतें बना, बिल्डिंग्स कलर करते हैं तो वो सफेद रंग का करते हैं ताकि क्या है? सर्वाधिक परावर्तन हो।
तो ये अपन को ध्यान रखना है। सर्वाधिक अवशोषण होता है वो काले रंग का होता है, काला रंग है वो सर्वाधिक प्रकाश का अवशोषण करता है, और सफेद रंग है वो डियर्स अपने सर्वाधिक है वो प्रकाश का परावर्तन करता है। उसके अलावा अपन बात करें डियर्स, तो अपना एक अपन देखते हैं कि आसमान अपन को है वो कैसे दिखाई देता है डियर्स, ब्लू स्काई कलर का है वो दिखाई देता है। उसकी अगर अपन बात करें, आसमान का है वो नीला रंग दिखाई देने का कारण क्या है? आसमान का रंग है वो कैसे दिखाई देता है अपन? नीला रंग, आसमान का नीला रंग। यहाँ अपन बात करें सूर्योदय और सूर्यास्त के समय अपन को है वो लाल रंग दिखाई देता है, सूर्योदय या सूर्यास्त। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय अपन को कैसा रंग दिखाई देता है? के समय लाल रंग दिखाई देता है। वो किसके कारण दिखाई देता है? लाल रंग वो किसके कारण दिखाई देता है डियर्स? तो वो प्रकाश प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। किसके कारण दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है, यहाँ पर जिसको अपन स्कैटरिंग के नाम से जानते हैं, प्रकीर्णन, प्रकीर्णन या स्कैटरिंग के नाम से, स्कैटरिंग, स्कैटरिंग। तो अपन को आसमान का वो नीला रंग या फिर अपन को सूर्योदय और सूर्यास्त के समय लाल रंग दिखाई देता है, वो किसके कारण दिखाई देता है? प्रकीर्णन या स्कैटरिंग के कारण है वो दिखाई देता है। क्वेश्चन है वो आ सकता है। उसके अलावा अपन बात करेंगे डियर्स एल्बिडो की। किसकी बात करेंगे? एल्बिडो। अब अपन बात करेंगे एल्बिडो की कि एल्बिडो है वो क्या होता है। एल्बिडो की मैं बात करूं डियर्स, एल्बिडो, एल्बिडो क्या होता है? तो एल्बिडो होता है वो सूर्य से आने वाला प्रकाश और वापस परावर्तित होने वाले प्रकाश का क्या होता है? अनुपात होता है। क्या होता है डियर्स? वो अनुपात। सूर्य से प्रकाश आया, सतह पर टकराया, और सतह पर टकराने के बाद में वापस है वो क्या होता है डियर्स? परावर्तन होता है। तो सूर्य से आने वाली किरणें और परावर्तित किरणों का अनुपात किसके नाम से जाना जाता है डियर्स? एल्बिडो के नाम से जाना जाता है। सूर्य से आने वाली किरणें, सूर्य से आने वाली किरणें तथा परावर्तित किरणों का अनुपात, सूर्य से आने वाली किरणें और परावर्तित किरणों का अनुपात है वो क्या कहलाता है डियर्स? किरणों का अनुपात क्या कहलाता है डियर्स? एल्बिडो के नाम से वो जानते हैं। क्या? सूर्य से जो किरणें आ रही है, पृथ्वी की सतह पर टकरा रही है, और सतह पर टकराने के बाद में सतह किसी की भी हो सकती है, वापस परावर्तित होती है। तो आने वाली किरणें और परावर्तित होने वाली किरणों के अनुपात की अगर अपन बात करें, रेटियो की बात करें, तो इसको अपन किसके नाम से जानते हैं डियर्स? एल्बिडो के नाम से वो जानते हैं। अगर मैं सर्वाधिक एल्बिडो की बात करूं कि सर्वाधिक एल्बिडो है वो किसका पाया जाता है? सर्वाधिक एल्बिडो, सर्वाधिक एल्बिडो। अगर अपन सर्वाधिक एल्बिडो की बात करें डियर्स की सर्वाधिक एल्बिडो है वो किसका पाया जाता है? तो सर्वाधिक एल्बिडो होता है वो अपना बर्फ का पाया जाता है। किसका पाया जाता है? बर्फ का है, लगभग 93% है वो पाया जाता है। सर्वाधिक एल्बिडो किसका होता है? बर्फ का होता है। और सबसे कम एल्बिडो की बात करें कि सबसे कम एल्बिडो किसका होता है? सबसे कम एल्बिडो, सबसे कम एल्बिडो की बात करें डियर्स, तो सबसे कम एल्बिडो होता है अपना चारकोल का। किसका होता है? चारकोल, चारकोल का होता है लगभग 40% है, 4%, 4% है वो अपना चारकोल का होता है, एल्बिडो होता है, सबसे कम एल्बिडो होता है। उसके अलावा अपन बात करें डियर्स धान की फसल का, तो धान की फसल का एल्बिडो होता है लगभग 12% होता है। कितना होता है? अगर मैं यहाँ पर धान की फसल की बात करूं डियर्स, धान की फसल, तो धान की फसल का एल्बिडो कितना होता है अपना? 12% होता है। कितना होता है? 12% होता है। अब बात करते हैं अपन भू परिष्कृत भूमि, या फिर अपन जिसकी बात करते हैं जुताई की हुई भूमि होती है। अगर अपन भू परिष्कृत भूमि की बात करें तो भू परिष्कृत भूमि का एल्बिडो होता है लगभग 14 से 17% होता है। भू परिष्कृत भूमि, अगर अपन बात करें डियर्स भू परिष्कृत भूमि, भू परिष्कृत भूमि की बात करें तो भू परिष्कृत भूमि का एल्बिडो कितना होता है? 14 से 17% होता है। कितना होता है डियर्स? भू परिष्कृत भूमि की बात करें तो भू परिष्कृत भूमि का एल्बिडो होता है वो अपना 14 से 17% होता है। उसके अलावा अपन बात करें डियर्स अपने
सामान्य पृथ्वी की बात करें कि सामान्य पृथ्वी का है वो एल्बिडो कितना होता है, सामान्य पृथ्वी का एल्बिडो होता है लगभग 35 से 40%। कितना होता है? अगर अपन सामान्य पृथ्वी की बात करें, सामान्य पृथ्वी का एल्बिडो, सामान्य पृथ्वी का एल्बिडो होता है वो कितना होता है अपने 35 से 40%। और अपन बात करें डियर्स, उसके अलावा अपन बात करें सामान्य पृथ्वी के अलावा अपन बात करें किसकी बात करें, तो अपन यहाँ पर बात कर लेते हैं फसल क्षेत्र का एल्बिडो की। किसकी बात करें? फसल क्षेत्र का एल्बिडो। क्रॉप एरियाज के एल्बिडो की बात करें कि क्रॉप एरियाज या फसल क्षेत्र का एल्बिडो होता है वो कितना होता है, तो फसल क्षेत्र का एल्बिडो होता है लगभग 23 से 30% होता है। कितना होता है? 23 से 30% होता है। 23 से 30% जो वो अपना एल्बिडो होता है। उसके अलावा अपन बात करें कि एक तो होती है वो अपने गीली काली मृदा होती है और एक सूखी काली मृदा होती है। क्या है डियर्स? एक तो अपने मृदा है गीली काली मृदा, गीली काली मृदा, एक है अपनी सूखी काली मृदा, सूखी काली मृदा। तो अपन को बताना है कि एक गीली काली मृदा और दूसरी अपनी सूखी काली मृदा है। तो गीली काली मृदा और सूखी काली मृदा में सर्वाधिक एल्बिडो है वो किसका होगा? सूखी काली मृदा का होगा या फिर गीली काली मृदा का होगा? तो ये आपको है वो बताना है। एक बार मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर सूखी काली मृदा का है वो एल्बिडो है वो अधिक होगा, क्योंकि गीली काली मृदा में वो प्रकाश आएगा फिर परावर्तित होगा, इनका अनुपात होगा वो कम होगा। तो सूखी गीली काली मृदा और सूखी काली मृदा की अगर अपन बात करें तो सर्वाधिक एल्बिडो किसका होता है? अपने सूखी काली मृदा होती है, इसका एल्बिडो होता है वो क्या होता है डियर्स? अधिक होता है। अब अपन बात करेंगे इसका, आप है वो एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए, सोलर विकिरण को, सोलर रेडिएशन को। सोलर रेडिएशन को है वो आप एक बार नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं डीएस फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन की। किसकी बात करेंगे डियर्स? नेक्स्ट अपन बात करेंगे वो पीएआर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? पीएआर। अब अपन बात करते हैं पीएआर की। पीएआर होता है वो क्या होता है? फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। पीएआर का मतलब क्या होता है डियर्स? पीएआर का मतलब होता है फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन, यानी कि किस रेडिएशन के ऊपर है वो प्रकाश संश्लेषण होता है वो सर्वाधिक होता है। अगर पीएआर की बात करें तो सर्वाधिक पीएआर होता है वो कौन सा होता है? अपने 400 से 700 नैनोमीटर होता है वो सही होता है। पीएआर की बात करें फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन की, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन जिसको अपन है वो पीएआर के नाम से जानते हैं। पीएआर फोटोसिंथेटिक्स एक्टिव रेडिएशन क्या है डियर्स? फोटोसिंथेटिक्स एक्टिव रेडिएशन होता है। और अगर अपन प्रकाश संश्लेषण के लिए पीएआर की बात करें तो 400 से 700 नैनोमीटर होता है। किसके अपन बात करते हैं? प्रकाश संश्लेषण के लिए पीएआर। किसकी बात करें डियर्स? प्रकाश संश्लेषण के लिए पीएआर की बात करें तो प्रकाश संश्लेषण के लिए पीआर होता है वो कितना होता है? 400 से 700 नैनोमीटर होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए पीआर, अगर बात करें प्रकाश संश्लेषण के लिए पीआर की बात करें कि प्रकाश संश्लेषण के लिए पीआर रहता है वो कितना होता है, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए पीआर होता है वो 400 से 700 नैनोमीटर होता है। कितना होता है? 400 से 700 नैनोमीटर होता है। यहाँ फिर इसको अपन है वो 0.4 से 0.7 माइक्रोमीटर है वो अपन कह सकते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए पीआर कितना होता है? 0.4 से 0.7 माइक्रोमीटर, यहाँ पे 400 से 700 नैनोमीटर, ये तो हो गया अपना नैनोमीटर। 400 से 700 नैनोमीटर पीआर होता है वो प्रकाश संश्लेषण के लिए बेस्ट होता है। इसी को अपन है वो 0.4 से 0.7 माइक्रोमीटर है वो कह सकते हैं, माइक्रोमीटर। अब अपन बात करते हैं कि पीआर के होता है वो अपने प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा बेस्ट रहता है। अब अपन बात करते हैं पीआर को है वो किससे मापते हैं, तो पीआर के अगर मैं मापने की बात करूं तो अपन है वो इसको क्वांटा सेंसर से मापते हैं। किससे मापते हैं? पीआर को अपन है वो क्वांटा सेंसर से मापते हैं। पीआर को किससे मापते हैं डियर्स? क्वांटा सेंसर से मापते हैं। किससे मापते हैं? क्वांटा सेंसर से मापते हैं।
पीआर को क्वांटा सेंसर से मापते हैं। पीआर की बात करें तो पीआर को अपन किससे मापते हैं, पीआर को है वो क्वांटा सेंसर से मापते हैं। अब अपन पीआर हो गया, अब अपन बात करते हैं वरनलाइजेशन या फिर बसंतीकरण की। किसकी बात, इसका आप है वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पर आप है वो सही लिख लेना कि प्रकाश संश्लेषण के लिए भी यार रहता है वो सबसे उपयुक्त 400 से 700 नैनोमीटर रहता है। यहाँ पर इसको अपन 0.4 से 0.7 माइक्रोमीटर है वो कह सकते हैं, जो इसको अपन है वो म्यू बोलते हैं ऐसे। अब अपन बात करते हैं डियर बसंतीकरण के। किसकी बात करती है, बसंतीकरण की है वो अपन बात करते हैं, जिसको अपन है वरनलाइजेशन बोलते हैं। बसंतीकरण या बसंतीकरण, बसंतीकरण या वरनलाइजेशन, बसंतीकरण या वरनलाइजेशन की। बसंतीकरण है वो क्या होता है, वरनलाइजेशन क्या होता है। अगर मैं बात करूं बसंतीकरण को, तो बसंतीकरण होता है वो क्या होता है, अंकुरित बीजों को है वो तापमान से उपचारित करना क्या कहलाता है, बसंतीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है डियर्स, अगर अपन बात करें बसंतीकरण की कि बसंतीकरण क्या होता है, तो अंकुरित बीजे होते हैं अपने जर्मिनेट सीड होते हैं, इनको तापमान से उपचारित करना क्या कहलाता है, बसंतीकरण कहलाता है। अंकुरित बीजों को, अंकुरित बीजों को तापमान से उपचारित करना, तापमान से उपचारित करना क्या कहलाता है डियर्स, बसंतीकरण या वर्नलाइजेशन कहलाता है। उसके अलावा अपन बात करें कि पुष्पन के ऊपर तापमान का प्रभाव होता है, उस पुष्पन के ऊपर तापमान के प्रभाव को भी अपन है वो बसंतीकरण के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, पुष्पन के ऊपर तापमान का प्रभाव, पुष्पन के ऊपर तापमान का प्रभाव क्या कहलाता है डियर्स, पुष्पन के ऊपर तापमान का प्रभाव है बसंतीकरण कहलाता है, बसंतीकरण कहलाता है। ये भी अपन को है वो ध्यान रखना है कि बसंतीकरण होता है वो पुष्पन के ऊपर तापमान का प्रभाव बसंतीकरण कहलाता है। उसके अलावा अंकुरित बीजों को है वो तापमान से उपचारित करना भी क्या कहलाता है, बसंतीकरण या वर्नलाइजेशन कहलाता है। अगर मैं बात करूं बसंतीकरण की खोज की, तो बसंतीकरण की खोज है वो किसने की थी, बसंतीकरण की खोज करता है वो लाइसेन है। कौन है डियर्स, बसंतीकरण, बसंतीकरण या वर्नलाइजेशन के अगर अपन खोजकर्ता की बात करें कि बसंतीकरण के खोजकर्ता कौन है, तो अपने बसंतीकरण के खोजकर्ता वो है डियर्स लाइसेन। कौन है, लाइसेन, लाइसेन है वो अपने वर्नलाइजेशन या बसंतीकरण के खोज करता है। अब अपन बात करते हैं डियर्स नेक्स्ट, अगला अपना है दीप्तिकालिता। कौन सा है अगला अपना टॉपिक है वो है दीप्तिकालिता या फोटो पीरियोडिज्म। क्या है, फोटो पीरियोडिज्म या दीप्तिकालिता, दीप्तिकालिता की। दीप्तिकालिता है वो क्या होता है, दीप्तिकालिता, दीप्तिकालिता या फोटो पीरियोडिज्म क्या है, दीप्तिकालिता या फोटो पीरियोडिज्म। अब अपन है दीप्तिकालिता या फोटो पीरियोडिज्म की बात करते हैं कि दीप्तिकालिता क्या होती है। तो दीप्तिकालिता होती है वो पौधों के पुष्पन पर प्रकाश की अवधि का प्रभाव पड़ता है, उसको अपन दीप्तिकालिता कहते हैं। किसका, दीप्तिकालिता की बात करूं कि दीप्तिकालिता क्या होती है, तो दीप्तिकालिता होती है अपने, दीप्तिकालिता होती है वो क्या होती है, पौधों, पौधों के पुष्पन पर, पौधों के पुष्पन पर प्रकाश की अवधि का प्रभाव। किसका, प्रकाश की अवधि का प्रभाव, पौधों के पुष्पन पर प्रकाश की अवधि का जो प्रभाव पड़ता है, अवधि का प्रभाव, प्रकाश की अवधि का प्रभाव पड़ता है, उसको अपन किसके मार, किससे मार, क्या कहते हैं, उसको अपन है वो दीप्तिकालिता कहते हैं। क्या कहते हैं, पौधों के पुष्पन पर प्रकाश की अवधि का जो प्रभाव पड़ता है उसको अपन दीप्तिकालिता कहते हैं। और तापमान का प्रभाव पड़ता है पुष्पन के ऊपर, उसको अपन किसके नाम से जानते हैं डियर्स, बसंतीकरण के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, बसंतीकरण के नाम से वो जानते हैं। अगर तापमान के प्रभाव की बात करें तो पुष्पन के ऊपर तापमान का प्रभाव पड़ता है, उसको अपन बसंतीकरण या वर्नलाइजेशन के नाम से जानते हैं। और प्रकाश की अवधि का जो प्रभाव पड़ता है, उस प्रकाश की अवधि को अपन है वो दीप्तिकालिता या फोटो पीरियोडिज्म के नाम से वो डियर्स जानते हैं। अब बात करते हैं अपन दीप्तिकालिता की खोजकर्ता की। तो दीप्तिकालिता के खोजकर्ता वो है अपने गार्नर व एलार्ड। कौन खोजकर्ता कौन है डियर्स, अगर दीप्तिकालिता की खोजकर्ता की बात करें तो दीप्तिकालिता खोजकर्ता वो है गार्नर, गार्नर व एलार्ड। कौन है अपने,
गार्नर और एलार्ड है वो खोज करता है। और अगर अपन दीप्तिकालिता के आधार पर पौधों का वर्गीकरण की बात करें, फसल के वर्गीकरण की बात करें, तो अपन ने वो लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट, डे न्यूट्रल प्लांट, इन प्लांट्स के बारे में क्रॉप क्लासिफिकेशन में वो अपन ने पढ़ा था। अब बात करते हैं अपन प्रकाश की अवधि का मापन किसे करते हैं। तो प्रकाश की अवधि का मापन अपन एवोडियस कैमल स्टोक सन साइसर रिकॉर्डर से करते हैं। किसे करते हैं? अगर मैं प्रकाश अवधि के मापन की बात करूं डियर्स, कि प्रकाश अवधि का मापन किसे करते हैं अपन, प्रकाश अवधि का मापन, तो अपन प्रकाश अवधि का मापन करते हैं वो करते हैं डियर्स कैमल स्टोक सनसाइनर रिकॉर्डर से। किससे करते हैं? कैमल स्टोक सनसाइनर रिकॉर्डर, कैमल स्टोक सनसाइनर रिकॉर्डर, सनसाइनर रिकॉर्डर से वो अपन क्या करते हैं, रिकॉर्डर, कैमल स्टोक सनसाइनर रिकॉर्डर, कैमल स्टोक सनसाइनर रिकॉर्डर से वो अपन क्या करते हैं, प्रकाश की अवधि का वो मापन करते हैं। तो ये हो गया अपना दीप्तिकालिता या फोटो पीरियोडिज्म। तो आज की क्लास के अंदर अपन ने वो वायुमंडल के वो 4 जोन्स के बारे में पढ़ लिया। उसके अलावा अपन वेदर के एलिमेंट्स पढ़ रहे थे और उसमें अपन ने वो सोलर रेडिएशन के बारे में वो पढ़ लिया। तो मुझे आशा है कि आज की क्लास आपके लिए बहुत ही शानदार रही होगी। अगर फिर भी आपको इस क्लास के अंदर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कर दीजिए। क्लास आपको अगर अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के पास में वो अधिक से अधिक शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।